नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। धर्मांतरण जितना संवेदनशील विषय है, उससे कहीं ज्यादा सियासत का मुद्दा। आए दिन छत्तीसगढ़ में धर्म और धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक बहस चलती रही है, लेकिन कल मुख्यमंत्री की तरफ से आए एक बयान ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि धर्मांतरण स्वतंत्रता का मुद्दा है या छत्तीसगढ़ में एक साजिश का हिस्सा। क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विदेशी फंडिंग के जरिए हो रहा है? क्या एनजीओ की आड़ में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है? ये सवाल तब और भी गहरा बन जाता है जब मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है कि छत्तीसगढ़ के कई एनजीओ स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से विदेशों से धन मंगवाते हैं और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को हवा देते हैं। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये सेम न रहे परमेशन, सब प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो इनको प्रार्थना करने से रोकती है, प्रार्थना सभा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। कौन है वो लोग जो विदेशी मदद से धर्मांतरण करवा रहे हैं? एनजीओ कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? ये वो सवाल है जो धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ में गूंज रहे हैं। जबरिया धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक लगाने साय सरकार मेगा प्लान बना रही है। इसी बीच विदेशी फंडिंग को लेकर सीएम साय चिंतित हैं। फंडिंग के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाकर एनजीओ पर सख्ती के संकेत दिए हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। बार बार ये तथ्य आते रहे हैं देश के सामने कि विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। ऐसी संस्थाओं की उन पर लगातार कार्यवाहियां हुई भी है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद और अभी भी जहां कहीं भी होगा, निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, रोक लगे, ये आवश्यक है। सूबे के दो पावरफुल नेताओं के इन बयानों से धर्मांतरण के खिलाफ बड़े एक्शन की आहट मिल रही है। हालांकि विदेशी फंडिंग पर सवाल उठे तो विपक्ष ने राज्य और केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको वो जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है, ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। आप चुपचाप मुखदर्शक बने बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में धर्मांतरण बेहद गंभीर समस्या है। यहाँ कई एनजीओ काम करते हैं। ये संस्थाएं विदेशों से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पैसे लेकर धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसमें अमेरिका की यूएसएड भी सवालों के घेरे में है। अमेरिकी सरकारी संस्था यूएसएड पर सवाल, भारत में एनजीओ को फंडिंग कर धर्मांतरण के आरोप। दुनिया भर में एनजीओ के जरिए मदद करता है यूएसएड। यूएसएड का सालाना बजट $40 बिलियन। भारत में भी अच्छी खासी फंडिंग करती है ये अमेरिकी संस्था। सीएम साय ने भी यूएसएड फंडिंग पर रोक लगाने की मांग। यूएसएड के छत्तीसगढ़ कनेक्शन की भी होगी जांच। विदेशी फंडिंग को लेकर एनजीओ पर सरकार करेगी कार्रवाई। साय सरकार विदेशी फंडिंग के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त है। गैर सरकारी संस्थाओं पर कानूनी तलवार लटक रही है। सरकार ने खुद इसके संकेत दिए हैं, जिसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। इसके इतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विदेशी फंड से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है धर्मांतरण? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। वैसे सीएम जिस क्षेत्र से आते हैं वह हमेशा से धर्मांतरण को लेकर बड़ा केंद्र बिंदु रहा है।
अविभाजित मध्य प्रदेश के कार्यकाल से लेकर छत्तीसगढ़ के 25 साल के होने तक सरगुजा और खास तौर पर जशपुर का क्षेत्र धर्मांतरण को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है। अब जबकि सीएम ने जांच की बात की तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं। भाजपा के पिछले 15 सालों में धर्मांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई की जद में वो तमाम समय में इस प्रकार की कार्रवाइयां क्यों नहीं आ पाई? क्या पिछली सरकार के कार्यकाल में ज्यादा पनपे हैं? क्या विदेशी फंडिंग की आमद हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ गई है? और सबसे अहम बात कि जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि संदिग्ध गतिविधियों में जो लिप्त हैं एनजीओ उनकी जांच होगी, विदेशी फंडिंग को लेकर कार्रवाई होगी, तो सवाल ये बड़ा उठता है इतनी बड़ी कार्रवाइयां क्या केवल राज्य सरकार के लिए संभव है या केंद्र को भी इसमें सामने आना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक बहस का मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा या इस मुद्दे पर बड़ा एक्शन आने वाले समय में देखने को मिलेगा? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में विदेशी फंड धर्मांतरण का टूल बन गया है? दूसरा सवाल, सीएम के बयान के बाद क्या धर्मांतरण पर नई सियासत शुरू होगी? तीसरा सवाल, क्या एनजीओ और विदेशी एजेंसियों पर नजर रखने की जरूरत वाकई में है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। आपको दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर अजय साहू जी हैं, नमस्कार। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। के चौहान साहब हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चौहान साहब के पास चलता हूं। चौहान साहब, धर्मांतरण का मुद्दा क्या हाल फिलहाल का मुद्दा है? और अगर पहले से ये चला आ रहा है तो पिछले 25 साल से एनजीओ को विदेशी फंडिंग का मुद्दा क्यों नहीं उठा और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? चौहान साहब। आदित्य जी, पहले भी उठाया मुद्दा, ऐसा नहीं कि आज उठाया गया है। हाँ, लेकिन जब जब जरूरत, जैसी जैसी जरूरत पड़ती है, समय के अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसमें परिस्थितियों के हिसाब से लगाम लगाने की कोशिश की है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इसमें लगाम लगाई जाएगी, ये इसके प्रति एक शासन प्रशासन का एक कदम है। मैं ये मानता हूं कि पूर्ण विराम किसी भी अपराध पे नहीं लग सकता, लेकिन लगाम जरूर लग सकता है। लगाम लगाने की कोशिश क्यों ऐसा होता है कि लगाम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ही होती है? धर्मांतरण के खिलाफ विचारधारा भी है भारतीय जनता पार्टी की कि हमने जब हमारा पुराना जो इतिहास है वो धर्मांतरण से ही हमारे को कमजोर बना दिया गया, धर्मांतरण से ही हमारे को गुलाम बना दिया गया, वो हम फिर नहीं आने देंगे। इसके लिए हमारे से जितनी भी चीजें होंगी वो हम करेंगे। पिछले 11 महीनों में जबकि हम देखते हैं कि 13 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद अभी 2 दिन पहले दुर्ग जिले में अंकलेश्वर में 97 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, 3 के ऊपर एफआईआर हुई। क्यों एफआईआर हुई, क्या बात? और उसके बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया। वहां पर यह चल रहा था कि हिंदू देवी देवता छोटे हैं और बाकी आपके देवी देवता बड़े हैं। बिल्कुल सभी के देवी देवता बड़े हैं, लेकिन हिंदू देवी देवता छोटे हैं, ये बोल के बरगलाना। और गरीबी जो होती है ना आदित्य जी, गरीबी एक अपने आप में अभिशाप है, उसको रोज जरूरत पड़ती है किसी न किसी चीज की, और गरीबी से आदमी गुलाम हो जाता है। वो जो गुलामी है उसका फायदा उठा के हमारा तो अधिकार है कि धर्मांतरण हम कर सकते हैं, हमारे संविधान में है, लेकिन प्रलोभन देके और गैर कानूनी से इसकी हमारी लड़ाई है। इस चीज की लड़ाई क्यों? हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, परिवार है, वही घर वापसी की बात करता है। क्यों इतर पार्टी के लोग नहीं करते? क्या बात है? क्यों? क्योंकि इन्होंने संरक्षण भी दिया है। हम जानते हैं कि पिछली बार जो भूपेश बघेल जी की नौटंकी जैसे शब्द यूज किए गए थे, संतों की जो पद यात्रा थी, और दिल्ली में जाके उन्होंने वहां पर मीटिंग करके आए थे मिशनरी के अधिकारियों से और बोल के आए थे कि आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर, उसके बाद एफआईआर की जो कार्रवाई थी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्या उसके बाद नहीं किए थे? सिर्फ 34 एफआईआर हुई है 5 सालों में। ठीक है साहू साहब, जिस तरह से अभी धर्मांतरण को लेकर सरकार एक्शन में है, कहीं पिछले 5 साल के अंदर धर्मांतरण की कोशिश की जांच में कांग्रेस पार्टी तो नहीं आ जाएगी? कहीं कांग्रेस को फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या लग रहा है आपको? देखिए आदित्य जी, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था और आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैं उनको तो सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विदेशी ताकतें जो हैं वो फंडिंग करके कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंदर अपना जाल फैला रही हैं और धर्मांतरण करवा रही हैं। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है आदित्य जी की डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कोई विदेशी ताकत अगर भारत देश के अंदर अपने पैसे से टेरर फंडिंग करता है, धर्मांतरण करने के लिए फंडिंग करता है, तो इसको रोकने का काम किसका है? इसको रोकने का काम है ईडी का, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है, परिवर्तन निदेशालय कहा जाता है। लेकिन वो जो विभाग है वो तो कांग्रेस के और विपक्ष के जो दूसरे दलों के नेता हैं जो उन पर सवाल खड़ा करते हैं, उनके घरों के चक्कर काट रहे हैं। तो उस विभाग के पास समय नहीं है कि विदेशों से पैसा आ रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं उस पैसे से। वो पैसा आ रहा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसका उपयोग दूसरे कामों में हो रहा है। अगर वो पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए हो रहा है तो ये जो सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी है, जो कहती है कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम धर्मांतरण रोक कर दिखाएंगे, हम धर्मांतरण होने नहीं देंगे, तो क्या इस सरकार का ये इंटेलिजेंस फेलियर है? मैंने कल भी डिबेट में कहा था कि बलौदाबाजार की जो घटना हुई वो उस सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी। तो ये सरकार जो है हर जो मसला है हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि विदेशों से पैसा छत्तीसगढ़ में आ रहा है और छत्तीसगढ़ के लोगों को उस पैसे से धर्मांतरण करना पड़ रहा है, करवाया जा रहा है। अब भाई साहब, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल मित्र चौहान साहब हैं, ये कह रहे थे कि कांग्रेस का संरक्षण है। तो अब तो 12 महीने से राज्य में आपकी सरकार है और 12 साल से लगभग केंद्र में आपकी सरकार है। तो धर्मांतरण खत्म हो जाना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं कि जितने चर्च पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बने हैं उसकी जांच करा लीजिए। 5 वर्ष के भूपेश बघेल जी की सरकार में कितने चर्च बने हैं उसकी जांच करा लीजिए। और 13 महीने की साय साहब की सरकार में कितने चर्च बने हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये विधानसभा में भी आ चुका है, निश्चित तौर पर ये बात आई थी उसमें कि 15 साल में चर्चों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ था भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में। दुबे साहब, छत्तीसगढ़ में एनजीओ कितने संचालित हो रहे हैं? कोई संख्या पता होगी आपको? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को एग्जैक्ट संख्या पता होगी, पर औसतन अगर मान लें 700 से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे होंगे। इन एनजीओ का मुद्दा शुरू से विवादों में रहा। विधानसभा में आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा, कई बार उठाया मुद्दा, लेकिन हम लोगों ने कभी एनजीओ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होते हुए नहीं देखी। दुबे साहब, कैसे शह मिल जाती, कैसे खुल जाती एनजीओ? क्या इसके पीछे भी अधिकारी ही रहते हैं या कोई मिली भगत रहती जो इतने प्रकार के एनजीओ आ जाते हैं, विदेशी फंडिंग भी शुरू हो जाती है, धर्मांतरण भी उससे शुरू हो जाता है? दुबे साहब, मैं एनजीओ पर आऊँगा आदित्य जी, लेकिन एक बात है, आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो बयान दिखने मिला, अभी स्क्रीन में मैं देख रहा था। विष्णुदेव साय जी उस जशपुर नगर से आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑपरेशन घर वापसी अभियान चला, और उस ऑपरेशन घर वापसी अभियान चलाने वाला कोई और नहीं, विष्णुदेव साय जी के राजनीतिक गुरु दिलीप सिंह जोदेव जी चलाया करते थे, और शायद अब उनके बेटे चला रहे हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 70 के दशक से ये चल रहा है ऑपरेशन घर वापसी। धर्मांतरण का मुद्दा जो है आदित्य जी कोई आज का नहीं है, जहाँ तक कि मैं समझ पाया हूँ आज तक तो ये आजाद, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से चला आ रहा है। महात्मा गांधी की किताब सत्य के प्रयोग में एक जगह जिक्र आया है और गांधी जी ने लिखा है कि मैं अक्सर एक जो है अपनी कहीं बस्ती में एक सूट बूट और हैट लगाए हुए एक व्यक्ति को देखा करता था। खैर, बात यह है कि एनजीओ की जो आपने बात की, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, एनजीओ को लेकर सवाल उठा था। तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने केवल एक जो है हिमायत की थी एक एनजीओ की, वो है रामकृष्ण मिशन, जो नारायणपुर में बस्तर में काम कर रहा है, और दोनों उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा सत्ता पक्ष में ने भी की थी और विपक्ष ने भी की थी। लेकिन विपक्ष ने जो बाकी एनजीओ पे बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगाया था। आदित्य जी, गौर करने लायक बात है कि देखिए ये आस्था का मामला है। आजकल मतांतरण शब्द भी पैदा हो गया, धर्मांतरण के अलावा क्या उचित है क्या अनुचित है इस पे नहीं जाना है। लेकिन आज अगर कि आप राजधानी रायपुर में आप बात करें तो गौर से देखें तो जो बीएसयूपी के मकान है, प्रधानमंत्री आवास मकान है, और ऐसे कि जो स्लम एरिया में रहते थे जिनका जाके जो है नगर निगम या कोई और ने जो निर्माण किया वहां पे बसाया गया, तो वहां पे जो है मन को मतांतरण या मन को प्रभावित करने की जो है पहल शुरू हो चुकी है, उसकी दस्तक हो चुकी है, और कोई गहराई से जाके उन बस्तियों में घूमे तो शायद उसका जो जीवंत चित्रण देख पाएगा। जी चौहान साहब, अभी अचानक आपको क्यों लग रहा है कि एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण हो रहे हैं? क्या धर्मांतरण के एवज में पैसे दिए जा रहे हैं? कुछ साक्ष्य है या केवल पूरा मामला राजनीतिक हवा हवाई है? चौहान साहब,
राजनीतिक हवा हवाई कैसे होगा आदित्य जी? भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार ऐसा बोल रही है, या पदाधिकारी पहली बार बोल रहे हैं, या हमारा प्रयास पहली बार हो रहा है? अचानक 13 महीने की सरकार में ये पहली बार ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है? जी नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चर्च, मस्जिद या किसी भी गिरजाघर या कोई भी संस्था के कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं है। संविधान के हिसाब से जो चीजें नहीं होंगी उसके खिलाफ है। आज जब छत्तीसगढ़ के जो मिशनरी के एक बड़े पदाधिकारी, वो आपको भी मालूम है कि बड़े पदाधिकारी ने ये आरोप लगाया था कि परेशानी चर्च से जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी नहीं है, परेशानी जो चर्च रजिस्टर्ड नहीं है वहां से गतिविधियां हो रही हैं उसकी परेशानी है। और ये बिना पैसे के, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे बड़ा आकर्षण है और सबसे बड़ा मतलब एक प्रलोभन है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं। और पैसा कहां से आता है? तो पैसा यहां से कोई जनरेट करके अपनी चर्च नहीं बना रहा है, और पैसा बाहर से ही आ रहा है। पैसा बाहर से ही आ रहा है, और कब से आ रहा है ये हम सब जानते हैं। जैसे कि अभी अनिरुद्ध दुबे जी ने भी बोला कि पहले तादाद कम थी, लेकिन अभी तादाद ज्यादा हो गई है। वो लोग जो यहां पर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो लोग उनको भी धोखा दे रहे हैं, यहां के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। वहां से पैसा ज्यादा लेते हैं और यहां पर कम देते ही हैं। लेकिन यहां पर जो आज भारतीय जनता पार्टी का और जो प्रयास है वो ये है कि उस चीज को कड़कताई से लागू किया जाए। इस वजह से ये जब हम टाइट करेंगे किसी चीज को, तो उस चीज में हम अपने आप लगाम लगेगी। ठीक है साहू जी, जब धर्मांतरण का मुद्दा उठता है तो ये आरोप लगता है कि आप लोग उसे शह देते हैं। जब केंद्र में सरकार थी तब भी, जब राज्य में थी तब भी। मिशनरी से कौन जुड़ा हुआ ये सभी जानते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लगा रही आप लोगों के लिए? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना और इस तरीके के माहौल को तैयार करना, और सांप्रदायिकता की आड़ लेकर के सत्ता की कुर्सी तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है। कई बार उसको सफलता भी इसमें मिल जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज जो स्थितियां हैं, जसपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या वो जसपुर की स्थितियों से वाकिफ नहीं है? मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था जब मैं छोटा बच्चा था और जब घर पे खाने को नहीं होता था तो मिशनरी के जो लोग थे वो हम लोगों को खाने को दिया करते थे और उनकी स्कूल में मैं पढ़ने जाया करता था। तो ये स्थितियां उस समय थी जब माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी बच्चे थे। तो आज क्या स्थितियां होंगी आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज पता है और आज वो यहां पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, उसकी हम जांच करेंगे। अरे आप के अंदर साहस है और आप सच में अगर रोकना चाहते हैं, दिलीप सिंह जुदेव जी के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने आज आपको वो कुर्सी दी है, वो ताकत दिया है, वो अवसर दिया है कि आज आपको उसको पूरा करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से एनजीओ हैं उनके नाम सार्वजनिक कीजिए और कौन कौन वो लोग हैं जो उस एनजीओ को चला रहे हैं। आदित्य जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन वो सूची जारी हो गई 90% लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें मिलेंगे। और मैं आज जो आपके चैनल पे कह रहा हूं उसको अब याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी वो सूची जारी नहीं करेगी। इनका काम केवल इस तरीके के बयान देकर के सनसनी फैलाना है। विदेशी हाथ है कह दो तो कौन क्या कर लेगा। आज सवाल आपकी सरकार से पूछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण होगा, चर्च बनेगा, हिंदू की आबादी कम होगी, तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दुबे साहब, जब विदेशी फंडिंग आ रही होगी तो छत्तीसगढ़ में ही पैसा आ रहा होगा। क्या कोई लगता है बैंकों का डेटा मंगवाया होगा सरकार ने? क्या ये पैसा धर्मांतरण में खर्च हो रहा होगा? क्योंकि $1 भी अगर आता है बाहर से, उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती, कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। आपको लग रहा है कि इसका हिसाब किताब रखा गया होगा, तभी सीएम की तरफ से इतना पुख्ता बयान सामने आज आ रहा है? दुबे साहब, अभी चौहान जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गरीबी एक अभिशाप। स्कूल के दिनों में हम लोगों को निबंध आता था हिंदी में, गरीबी एक अभिशाप पे निबंध जो है लिखो। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई है। और गरीबी एक अभिशाप तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई किसी को अपने मन की बात रखनी है, अपनी मन की बात पहुंचानी है,
मैं कहा ना कि धर्मांतरण आजकल एक शब्द चल गया है, मतांतरण। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो गरीबों से संपर्क होता है और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आदित्य जी, जो आपने एनजीओ की बात की, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब उदाहरण तो ऐसा आ रहा है कि जिस हिसाब से जो अखबारों में या चैनलों में बात होती है और हम लोग खुद भी बात करते हैं, पहले ये मामला सरगुजा तक सीमित नजर आता था। खास करके जशपुर की बात है जिसको मैं पहले कह चुका हूँ। इसकी चिंगारी जो है बस्तर में जाकर गिरी और इस तरीके से गिरी कि इतना भयंकर आंदोलन हो गया था। और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो है वो बस्तर में ये धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। वहां पे ऐसे उदाहरण आए दिन देखने में आ रहे हैं कि वहां पे दफनाने नहीं दिया जा रहा है, मामला कोर्ट तक चला गया, तब तक के पता लगा शव रखा हुआ है, तब तक के कि कोर्ट का अदालत का फैसला नहीं हो जाता। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में भी धर्मांतरण को लेकर एक बार प्रदर्शन हुआ था, आदित्य जी आपको याद है। तो कुल मिला के प्रदेश में, मैं इस पर तो मैं नहीं कहूंगा कि क्या है कि दबाव पूर्वक कराया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है या पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो हवा चली है, जो अभी हलचल मची हुई है, तो जिस तरीके की, तो उसको बहुत सूक्ष्म रूप से उसको देखा जाना जरूरी है कि चल क्या रहा है। ठीक है, चौहान साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या हम धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़े कानून आने वाले समय में देखने को मिलेंगे हम लोगों को, या केवल जांच, राजनीति और आरोप प्रत्यारोप तक ये पूरा मुद्दा सिमट जाएगा? एक बार सदन में कहा भी गया था, आपको याद होगा, धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाया जाएगा। कहाँ गया? अभी तक वो कानून समझ में भी नहीं आ रहा है। चौहान साहब देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहता है। हम कोई भी चीज़ें बंद कमरे में पूरी सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी सर्वेस रहते हैं और बहुत सारे काम रहते हैं और उसमें किए जाते हैं, उसके बाद कानून आते हैं। बस भारतीय जनता पार्टी और आपके चैनल के थ्रू ये हम बिल्कुल आश्वस्त है कि हम इसको राम राज्य बनाने आए हैं, रोम राज्य नहीं बनने देंगे। ये आप के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। साहू जी, धर्मांतरण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, एनजीओ को? क्या एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण होता है, आप इसे मानते हैं? और अगर मानते हैं तो आप लोगों ने एनजीओ पर कार्रवाई क्यों नहीं की अपने 5 साल के शासनकाल में? साहू जी देखिए आदित्य जी, इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपनी आस्था के अनुरूप किस धर्म में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसका चयन करे। तो कांग्रेस पार्टी को तो इस देश के संविधान पे भरोसा है। इस देश का संविधान जो आम नागरिक है उसे जो अधिकार देता है, उस आम नागरिक को वो अधिकार मिले, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन किसी भी तरह का प्रलोभन दे करके, किसी भी तरह का डर दिखा करके, किसी के भी देवी देवताओं का अपमान करके किसी व्यक्ति को यदि दूसरे उसमें धर्म में ट्रांसफर किया जाता है, उसका धर्मांतरण किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये गलत है। इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज गांव-गांव में ये स्थितियां बन गई हैं कि अगर एक परिवार में 5 भाई हैं, खासकर साहू समाज से मैं आता हूं और साहू समाज की बहुत याद संख्या छत्तीसगढ़ में है। लगभग 50-55 लाख लोग साहू समाज के छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और साहू समाज से ही हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान मैं सुन रहा था। तो केवल बयानबाजी तक चीजें ना रहे, एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो 2 भाई में अगर मतांतरण हो गया, जैसे अभी अनुरुद्ध जी ने कहा मतांतरण हो गया, तो 2 भाई जो हैं वो धर्मांतरण कर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तुमसे विचार नहीं मिल रहा है, हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे। तो इन सारी चीजों को रोकने की आवश्यकता है और यही चीजें जो है टकराहट की स्थिति बनती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर दफनाने नहीं दिया जाता। जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा दुबे साहब। दिल्ली से लौटने के बाद अचानक इस मुद्दे को उठाने का कोई खास मकसद आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसे बयान सीएम की तरफ से तब आते हैं जब कोई ज्वलंत प्रकरण सामने आया, पर ऐसा तो अभी हुआ नहीं। हाँ, बजट सत्र जरूर आ रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस बजट सत्र में, ऐसा लगता है आपको? दिल्ली से थोड़ा और पहले चले, मुख्यमंत्री जी पहले प्रयागराज गए, महाकुंभ में डुबकी लगाए और अभी पूरी जो है प्रयागराज की महाकुंभ की लहर चली हुई है। उसके बाद दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली से लौटने के बाद उनका स्टेटमेंट आया और मामला अभी से गंभीर नहीं है। जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की आई तो ये रह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो और जो है गंभीरता से इसको उठाया था। तो कुल मिला के थमने वाला नहीं है। तो देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा शुरू से ही छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहले ही जो सरगुजा तक सीमित था, अब बस्तर में, जैसा कि अनुरुद्ध जी ने भी कहा, बहुत साफ है, दफनाने के लिए तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मतलब स्थितियां कहाँ जा रही है। और वाकई में अगर एनजीओज ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग का उपयोग धर्मांतरण के लिए करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे एनजीओज पर होनी चाहिए। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।